हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम आईसीएसई ने जो केमिस्ट्री के सैंपल क्वेश्चंस निकाले हैं उसकी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। हम और आप मिलकर के इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप पूरी वीडियो पुरानी वाली देख लेना, सेक्शन 1 वाली, और इसको भी एंड तक देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, सेक्शन ए जो था उसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे और दैट वाज टोटली एमसीक्यू। एमसीक्यू इतना आसान भी नहीं होता, ऑप्शंस होते हैं बट उसमें कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी चाहिए, तभी आप उसको बना सकते हो। सेक्शन बी जो है ये काइंड ऑफ, इसमें शॉर्ट आंसर्स भी है, लॉन्ग आंसर्स भी है, मिक्स भी है। आपको इसमें टोटल 4 बनाने हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 तक जो था आपका सेक्शन 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द अनायन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब भाई ये कौन सा कंपाउंड है, अब जरा देख लेते हैं। व्हेन बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड आप जानते हो ना, BaCl2, ठीक है। अब जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी। बेरियम क्लोराइड किसी एक कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये बी कौन सा है। विथ बी ये क्या दे रहा है, ये पीपीटी दे रहा है, यानी कि प्रेसिपिटेट दे रहा है। इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी अ वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HCl में, ठीक है। तो अब हमें देखना है वो कौन सा सब्सटेंस है। तो सोडियम, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ये थ्योरी में मिलेगा कि सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से तो इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना वो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं होते। तो अब जरा इसके रिएक्शन को देख लो। बेरियम क्लोराइड है BaCl2। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कंपाउंड की फॉर्मूला बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये सोडियम सल्फेट यानी कि सोडियम हो गया Na2SO4। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि फॉर्मूला बनाते कैसे। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेरियम क्या है, कैटायन है, क्लोरीन एनायन है, राइट। उसी तरह सोडियम कैटायन है, सल्फेट एनायन है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कैटायन एनायन एक्सचेंज करेंगे। ओके, तो बेरियम किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम प्लस में है, सल्फेट माइनस में है, मतलब एनायन है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। देखो इसमें आपको बैलेंसिंग भी आनी चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, उसके बाद बैलेंसिंग। काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड में BaCl लिखेंगे, सोडियम सल्फेट में Na2SO4 होगा या NaSO4 होगा, वो उनको नहीं पता। कई बच्चों को सल्फेट का फॉर्मूला भी नहीं पता होता है, तो बच्चों पहले फॉर्मूलाज को देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो आपको बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 मार्क्स का है तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द एनायन, एनायन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या एनायन है। तो आपका सल्फेट जो है SO4 2 माइनस होता है सल्फेट, दैट इज योर एनायन, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 1 मार्क्स का है, वो भी 1 मार्क्स का था। सो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज एडेड टू अ कंपाउंड D। अब इसको हमने D से मिलाया, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बच्चों ये बात आप ध्यान में रखो क्लास 10th के लिए। देखो एक ही गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, वो कौन सा गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंख मूंद के आप CO2 लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये कई सारे चैप्टर्स में मिलेगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये कहाँ से आएगा, CO2 हमेशा लाइम वाटर को मिल्की टर्न करेगा, ठीक है। ये तो हमें पता चलेगा कि CO2 होगा वो। बट हैज नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिखो, तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा, द कंपाउंड Z। चलो इसको Z कुछ भी मान लिया, यहाँ पे टाइपो एरर है, ये D होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में D है। अब कौन सा कंपाउंड होगा वो, देखो कार्बोनेट देने वाला कंपाउंड है, CO2 दे रहा है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें CO2 होगा।
तो ये कंपाउंड होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो ये जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो इट लिबरेट्स अ कलरलेस गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कलर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस। तो अब हमसे तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एनायन कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एनायनिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, CO3 2-। अब इसका रिएक्शन जरा एक बार आप देख लो। देखो हम अगर इसके रिएक्शन को लिखें तो H2SO4 रिएक्ट किससे कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले कंपाउंड यानी कि Na2CO3। तो ये कार्बोनेट है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो कार्बोनेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो ये जो कार्बोनेट है दिस इज योर एनायन, दिस इज योर एनायन। इस रिएक्शन को जरा कंप्लीट करें। यहाँ पर भी क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा, ये हाइड्रोजन प्लस है, सल्फेट माइनस है, तो सोडियम ले जाएगा सल्फेट को, तो बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो हाइड्रोजन के साथ क्या बच गया, कार्बन बच गया, CO3। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, H2CO3, ठीक है। तो यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करेगा, और CO2 जो होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट हैज नो इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। इसमें आपको सिर्फ आयन लिखना है, अगर आप आयन का नाम लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये रिएक्शन मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, अब आते हैं, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट एंड बैलेंस द इक्वेशन। वेरी गुड। अब देखो आपको इसमें प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको जानना चाहिए रिएक्शन कैसे होता है। सल्फर है और कॉन्क HNO3 है, ठीक है। तो देखो सल्फर है और नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का जनरली रिएक्शंस एसिड के साथ होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये कॉन्क है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट मतलब एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा, तो रिएक्शन होगा, ठीक है। और रिएक्शन जब होगा तो ये क्या क्या देगा, ये देगा आपको H2SO4 वाटर और NO2, लेकिन आपको बैलेंस करना होगा। जैसे मैं सल्फर लूं और नाइट्रिक एसिड लूं HNO3, ये मुझे देगा, आपको सल्फर है तो ये बना देगा H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। आपको इस रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए, उसमें कह रहा है कि इसको बैलेंस भी करो। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, हमें धीरे धीरे बैलेंसिंग देखनी है। नाइट्रोजन 1 है, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। तो जब बैलेंस करने जाओगे, ऑक्सीजन में चेंजेस हैं, राइट हैंड साइड में बहुत ऑक्सीजन है, 4 + 1 5 + 2 7, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है। तो इसको बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ तो मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, यहाँ पर 6 NO2 करोगे और यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लोगे। अदरवाइज इसको हम कैसे बनाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 लिख दोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली कह रहे हैं जिंक सल्फाइड को HCl से ट्रीट करो। यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जिंक सल्फाइड में देखो यहाँ पर जिंक क्या है, प्लस में है। किसी मॉलिक्यूल में लेफ्ट हैंड साइड में हम कैटायन को रखते हैं और राइट हैंड साइड में एनायन। उसी तरह HCl में H प्लस है, Cl माइनस है। तो ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, तो बनाएगा ZnCl2। अब हाइड्रोजन कैटायन है, क्लोरीन एनायन है, तो यहाँ पर जिंक क्लोरीन के साथ आके ZnCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिल करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। ये है इसका प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, देखो ये जो है कंपाउंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट होगी, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन। ये पहला क्वेश्चन है ए। अब इसमें हमें अरेंज करना है एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों अगर पीरियोडिक टेबल को देखो तो टॉप टू बॉटम जो होता है वो होता है ग्रुप, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जो होता है वो होता है पीरियड, राइट। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो ना, यानी अलोंग द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि एटम की जो भूख है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाती है। तो अगर हमें अरेंज करना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप देखो कि सबसे पहले
अगर हम पीरियोडिक टेबल लिखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो सोडियम पोटाशियम आ गया। अब आप देखो क्लोरीन, सिलिकॉन और ये है सल्फर। तो सिलिकॉन जो है वो अब 14th ग्रुप में आएगा, ठीक है, मैं 14th लिख दूं अगर तो कार्बन, सिलिकॉन, ठीक। अब आपका दूसरा है एलिमेंट सल्फर, 16th ग्रुप में है सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आएगा नीचे सल्फर। और एक और एलिमेंट हमारा है क्लोरीन, जो कि 17th ग्रुप में है, जहां पे क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी नीचे। अब आप खुद देखो, टॉप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है और लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा, ठीक है, अगर आप देखो तो लेफ्ट वाला सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है ग्रुप 17। ग्रुप 17 का कौन सा एलिमेंट हमें चूज करना था? क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन। उससे जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट है? सल्फर। तो इसीलिए ऑर्डर में उससे जस्ट पहले सल्फर। उससे जस्ट पहले क्या था? सिलिकॉन। तो उससे जस्ट पहले जो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो सिलिकॉन की। अब सोडियम और पोटेशियम में आप देख लो टॉप टू बॉटम घटती है, इसका मतलब सोडियम की ज्यादा होगी पोटेशियम से, तो इसीलिए फिर सोडियम, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? पोटेशियम की। इसके लिए आपको ट्रेंड्स जानने होंगे, टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी देखो, बेरिलियम, लिथियम, फ्लोरीन, कार्बन, बोरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अब जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो ना तो मेटल से तो बन जाता है नॉन मेटल, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट घटता है और ऊपर से नीचे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से ऑर्डर में अरेंज करो ना, तो देखो सबसे किनारे वाला यानी कि लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा, और ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी इसको मैं निगेटिव कर दूं, इसको मैं पॉजिटिव कर दूं, कि ऊपर से नीचे बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट घटेगा। तो देखो इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, तो सबसे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए बच्चों। सबसे लास्ट में जो हमारा है वो है फ्लोरीन, ग्रुप 17 का। तो सबसे ज्यादा जो होगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे कम सॉरी वो फ्लोरीन का होगा क्योंकि सबसे एक्सट्रीम राइट पे है। उससे जस्ट पहले ऑक्सीजन होता है ग्रुप 16 में, तो उसका। फिर नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 का है। फिर आपका ग्रुप 14 में आ गया हमारा कार्बन, फिर बोरन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। यानी कि ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसको आपको दिखाना है कि लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटम का साइज आप जानते हो, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हो साइज बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो वही ऑर्डर यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनाओगे फटाफट 3 नंबर पाओगे भी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें 3 क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें ऑप्शंस भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए में आओ, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है कोवेलेंट, तो क्या होगा? शेयरिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, अ मॉलिक्यूल विच हैज अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर शेल में। तो देखो NH3 है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन भी हैं। अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर यानी कि कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है? इसके पास 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, करेक्ट। अगर वाटर को देखो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 5 6। H2O में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए मैं क्रॉस बना रही हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर सकूं। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो गए? एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। तो ऑक्सीजन सॉरी H2O के पास 2 लोन पेयर हैं।
तो हमसे 2 लोन पेयर पूछा जाएगा तो H2O बताएंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहे सिंगल लोन पेयर, तो क्या होगा हमारा NH3 विच इज अमोनिया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, राइट, ये जब सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसको मोल्टेन फॉर्म में रखोगे तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेटलर्जी आना चाहिए क्योंकि कुछ कंपाउंड्स के रोल पूछे जा रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो व्हाट इज द रोल प्लेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो वहां पर क्रायोलाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है और ग्रेफाइट का भी। तो क्रायोलाइट का फंक्शन क्या है? एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में काम आता है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम टू लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। रिएक्शन का मिक्सचर जो है वो बहुत ज्यादा है टेम्परेचर वाला, तो टेम्परेचर को घटाने का काम करता है, ठीक है। क्रायोलाइट इज Na3Al(F6), दिस इज क्रायोलाइट। ये कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज भी आपको आने चाहिए एंड ये लिख के या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्रायोलाइट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो दो फायदे हैं इसके, एक तो ये टेम्परेचर घटा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिकल, मान लो कि प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी अगर बढ़ा दे रहा है तो रिएक्शन फास्टर होगा। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। आप 1 मार्क्स का है, आप दोनों लिख देना, नंबर आपके अच्छे आएंगे इसमें। फिर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है उसमें इट इज यूज्ड एज एनोड। ग्रेफाइट लाइन आयरन एज कैथोड, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिनियम इज लिबरेटेड एट कैथोड। ये याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में मेटल जो है वो हमेशा लिबरेट होगा कैथोड पे, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो, ओके। और बचा हुआ ऑक्सीजन कहाँ लिबरेट हो रहा है? एनोड पे। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रेफाइट एनोड टू फॉर्म CO and CO2, ठीक है। तो मेन रोल अगर आपसे पूछा जाए वो यहाँ पे गिवन है इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी जब एल्यूमिनिया का होगा तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द लिबरेटेड ऑक्सीजन सो दैट एल्यूमिनियम इज नॉट ऑक्सीडाइज। अब जैसे कैथोड पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच मान लो कनेक्शन किया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, कैथोड और एनोड। तो अगर ये निगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर मेटल कलेक्ट होगा, मेटल। तो ऑक्सीजन अगर बना है तो मेटल के साथ रिएक्ट ना कर जाए, मेटल का ऑक्साइड ना बना दिया जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्रेफाइट का रॉड यूज करते हैं। तो इसको, इस पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है, राइट। अब आते हैं एक छोटे से सवाल पे, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर का है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाना हो तो जो गिवन होता है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गिवन एंड फॉर्मूला। A gas cylinder is filled with hydrogen and it holds 5 ग्राम of a gas, ठीक है। कोई गैस सिलेंडर है जिसने हाइड्रोजन को होल्ड किया हुआ है 5 ग्राम। The same cylinder holds 85 gram of gas X under same temperature and pressure. Calculate the vapor density of X. यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपको इसका आंसर लिखना होगा तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे। वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स क्या होता है? अगर फॉर्मूला के हिसाब से तो मास ऑफ गैस एक्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे बनाना पड़े फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पर मास ऑफ जो x है एट STP कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है ना 85 ग्राम। और हाइड्रोजन का क्या पूछ रहा है? बता रहा है 5 ग्राम। 85 डिवाइडेड बाई 5, सिंपल डिवीजन है, आ गया 17। तो दिस इज योर आंसर। ये आ गया x की वेपर डेंसिटी। अब लिख सकते हो बाद में, हेंस द वेपर डेंसिटी ऑफ x इज 17, ठीक है।
फॉर्मूला के 2 नंबर में 1 नंबर तो बच्चों आपको फॉर्मूला पे मिलेगा, ठीक है। फिर ये स्टेप और ये स्टेप, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चंस आंसर्स। अब एक प्रश्न है आपके सामने जिसमें आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिखना है। यू हैव टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं देखो तो जरा, अगर मैं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन करूं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 2 है, इज टू हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1 दैट इज 4, ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन 2 है 2। तो अगर मैं इसका रेशियो करूं तो क्या होता है, 2 से अगर ये सब डिवाइड हो जाएगा तो रेशियो हो जाएगा 1:2:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिसमें एटम्स के होल नंबर हो। तो आपका क्या आया, 1:2:1। तो मैं कार्बन कितने लूं, 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस। अब चाहो तो इसमें डेफिनेशन भी जैसे मैंने बताया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। एक्चुअल होल नंबर रेशियो जो है वो एक्चुअल तो है 2:4:2, बट द स्मॉलेस्ट होल सिंपल होल नंबर रेशियो इज 1:2:1। अब डिवाइड करके दिखा सकते हो ना। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको कंडीशंस बताने हैं। ये कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फ्लोराइड गैस, HCl गैस के बनने का प्रोसेस है। तो इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको कंडीशंस बताने हैं। कंडीशंस क्या होता है, किसी रिएक्शन में या तो टेम्परेचर कुछ रहता है फिक्स, या प्रेशर रहता है, या कोई कैटलिस्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, H2SO4 यानी कि H2SO4 हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कह क्या रहा है, अगर मेरे पास NaCl है, मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करूं, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट है। अगर टेम्परेचर मैं लूँ 200 से लेस, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, NaHSO4 + HCl। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, NaCl + H2SO4, इस बारी मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ मोर देन 200°C, so product will change. Now it's not NaHSO4, it is Na2SO4 plus HCl. But the idea is you have to write the balanced equation. तो यहाँ पे इसको हमको बैलेंस भी करना है। क्लास 10th में आप कोई भी रिएक्शन बिना बैलेंस किए हुए नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको बैलेंसिंग सिखाई गई है। ना भी बोला गया हो तो भी लिख देना। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, द रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 200 से लेस रहेगा तो NaHSO4, 200 से ज्यादा रहेगा तो Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HNO3 क्यों नहीं यूज करते। नाइट्रिक एसिड बच्चों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग। 3 एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। कॉन्ग फॉर्म में तो समझो ये आग लगा देते हैं, इतने रिएक्टिव है। तो ये क्यों नहीं प्रिपेयर करने में यूज करते हैं हम, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे को फटाफट ऑक्सीडाइज कर सकता है। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो फायदा नहीं है ना। एंड ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन गैस टू वाटर। अगर मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट होना है, लेकिन ये वाटर ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या दे देगा, वाटर अगर दे दे, तो क्या फायदा है, प्रोडक्ट तो चेंज हो गया ना। तो इसीलिए हम HNO3 यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड। हाइड्रोजन गैस, HCl गैस जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर का जब ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज ये जो गैस है ना, इट इज 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर। जो हल्का है वो ऊपर गया, एयर ऊपर गया, जो भारी है वो नीचे बैठ गया, क्योंकि ये 1.28 टाइम्स भारी है किससे, एयर से। तो डाउन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। एयर जो हल्का है वो ऊपर गया, जो भारी है वो नीचे आ गया। As it is not collected in water, water में क्यों नहीं कलेक्ट करते, it is highly soluble in water, HCl वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा ना जो हम चाहते हैं, that is why। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर ए है। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो 3 नंबर का है ये, जिसमें पार्ट ए है
जो पूछ रहा है कि concentrated nitric acid appears yellow when it is left standing in a glass bottle, यानी कि कॉन्क नाइट्रिक एसिड को अगर किसी ग्लास बॉटल में छोड़ दो तो थोड़ी देर में वो येलो होगा। तो क्यों होगा? तो प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है बच्चों वो कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन द प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस। कॉन्क नाइट्रिक एसिड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, वेरी रिएक्टिव है ना, तो डिकम्पोज करेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, तो डिकम्पोज करके वो देगा एक रेडिश फॉर्म ऑफ, ये एक अलग कंपाउंड देगा, रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2 गैस। अब विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन एसिड, अब मान लो HNO3 से बना NO2, अब वो NO2 जो है वो वापस एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा? येलो। तो इसीलिए कहा गया किसी बॉटल में अगर छोड़ दिया तो पहले कलरलेस था, फिर वो NO2 बनाया जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर है, वो जब आप वापस एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो येलो कलर का हो जाएगा। ओके अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन इन्वर्टेड फनल इज यूज्ड टू डिसॉल्व HCl गैस इन वाटर। वाटर में HCl गैस को डिसॉल्व करने के लिए हम इन्वर्टेड फनल यूज कर देंगे। अगर ये फनल है इसको इन्वर्ट करके यूज करना है, इन्वर्टेड फॉर्म है। क्यों? इन्वर्टेड फनल्स आर यूज्ड बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किसी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया मैटर करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए फनल को हम उलट देते हैं। ओके और इससे होता क्या है? इट हेल्प्स इन लेसनिंग ऑफ बैक सक्शन ऑफ वाटर, वाटर का बैक सक्शन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द apparatus मेड ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में हम ग्लास क्यों यूज करते हैं, बाकी के दूसरे मटेरियल क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव, ये बड़े रिएक्टिव है, अभी बताया था ना, वेरी रिएक्टिव है ये एसिड्स, तो ये कोरोड मतलब रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, कोरोड कर देंगे, यानी कि किसी चीज को खा जाएंगे। तो इसीलिए अगर मैं रबर कॉर्क यूज करूं, प्लास्टिक यूज करूं, तो वो मेल्ट टाइप से हो जाएंगे, गल जाएंगे, यानी कि वो कोरोड कर जाएंगे। तो कोरोजन रोकने के लिए हम ग्लास यूज करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी, इसके 1 में आओ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस के अंदर सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यू हैव टू स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में वी डिमॉन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस। आपको बस इतना बताना है कि अमोनिया गैस का वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो है उसकी हाई सॉल्युबिलिटी, मिक्स यानी किसी चीज से मिलने की जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं उसकी हाई सॉल्युबिलिटी। अब बच्चे कह रहे हैं गिव द आयनिक इक्वेशन व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आयनिक इक्वेशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर है यानी कि NH4OH, ये आयोनाइज होगा, तो कैटायन इसका क्या है? अमोनिया NH4+, एक्वस मीडियम है इसलिए एक्वा लिख दो, प्लस OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस इज ऑल्सो एक्वा। तो ये है इसका आयनिक इक्वेशन, यानी कि ये कंपाउंड अपने केटायन और एनायन में टूट गया जब इसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया। जब भी सॉल्वेंट वाटर होगा हम एक्वस लिख देते हैं, AQ। ओके now the next question is name a probable cation present based on the following observation। अब यहां पर हमें केटायन बताने हैं, ठीक है। कह रहे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे जब FeCl थी, आयरन के दो फॉर्म होते हैं FeCl2 और FeCl3, ये है फेरस क्लोराइड, ये है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फेरस और फेरिक में जो FeCl3 जो होता है फेरिक क्लोराइड होता है, ये जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, जो कि इनसॉल्युबल है इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि आपसे जो कैटायन पूछा जा रहा है वो FeCl3 है, यानी कि ये कैटायन क्या है? Fe3+, दिस इज द कैटायन, ठीक है, फेरिक आयन। अब नेक्स्ट पूछ रहा है ब्लू कलर ऑफ जो हमारा सल्फेट सोल्यूशन है, तो ब्लू कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयन होगा बच्चों वो होगा हमारा कॉपर 2+। कॉपर के दो फॉर्म होते हैं, क्यूप्रस क्यूप्रिक।
जहां पर चार्ज कम होता है उसको हम अस कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसको इक कहते हैं। आयरन में आयरन 2 को फेरस कहते हैं, आयरन 3 को फेरिक कहते हैं। उसी तरह कॉपर में कॉपर 1 को क्यूपरस कहते हैं, कॉपर 2 को क्यूपरिक कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर 2 प्लस है, यानी कि ये क्यूपरिक आयन, विच हमें बस केटायन का नाम मेंशन करना था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। CH3COO Na, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं सोडा लाइम से तो हमें ये मीथेन देता है। NaOH, अब अगर इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैल्शियम ऑक्साइड, जब रिएक्शन लिखते हैं तो उसके कंडीशंस भी लिखते हैं। टेम्परेचर इज 300 डिग्री सी। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा Na2CO3 प्लस मीथेन। मीथेन इज अ गैस, तो आप अपवर्ड एरो से इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। मैं बी लिखती हूँ। इथाइन जानते हो ना, इथाइन में लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इथाइन हमारा प्रोडक्ट है, बनाना किससे है? 1,2-डाइब्रोमो इथेन से। इथेन में CH2 यहाँ पर मैं लगा दूं Br, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये हमारा 1,2-डाइब्रोमो इथेन, या इसको हम इथिलीन डाइब्रोमाइड भी कहते हैं। 1,2-डाइब्रोमो इथेन, इससे बनाना है इथाइन। यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड को छोटा करना है। तो आप यहाँ पर अगेन यूज करेंगे KOH। मैं बैलेंस लिख रही हूँ, आपको बैलेंसिंग सीखनी है। 200 डिग्री सी पे आप यहाँ पर इसको बॉयल करोगे, आपको मिलेगा इथाइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन, और हम इसके हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। प्लस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है वो है 2KBr, और आपको वाटर भी मिलेगा प्लस 2H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, लेट मी राइट हियर, इथीन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन। इथीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, इसको हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? क्लोरीन से। तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2, ये एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। क्या मैं इसको डाइक्लोरोइथेन लिख दूं? डाइक्लोरोइथेन। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये रिएक्शंस आप भी कर पाओगे, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, और कंडीशंस बच्चे जनरली भूल जाते हैं। अगर कोई खास कंडीशन है तो यू हैव टू राइट इट। अब अगला क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स अ वेरी बोरिंग सेशन, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे आंसर्स करने, बट करने तो हैं, करोगे नहीं तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? अभी से पढ़ोगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे। स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोई बात नहीं, थोड़ी देर पढ़ लो फिर फन करना। A, when excess ammonia is passed through an aqueous solution of lead nitrate। अब यहाँ पर हमें बताना है स्टेट वन रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा जब एक्सेस ऑफ अमोनिया इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट? तो यहाँ पे आपको अपना एक रेलेवेंट यानी कि एक ढंग का ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, मैं पीपीटी लिख दूं प्रेसिपिटेट को, ऑफ लेड मतलब PbOH होल 2, लेड हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा which is soluble in excess of ammonia. It is soluble in excess of NH3 लिख देती हूँ। ये इसका एक रिलेवेंट पॉइंट था। अब आंसर क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें, यानी कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं और हमारा कॉपर का ही इलेक्ट्रोड हो,
तो क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर 2 सल्फेट जो होगा वो रिमेन करेगा अनचेंज, यानी कि सॉल्यूशन का कलर ब्लू ही रहेगा। द ब्लू कलर ऑफ एक्वस क्यूप्रिक, Cu2 मतलब ये क्यूप्रिक आयन है, सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। कलर इसका चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयंस उतने ही रह जाते हैं, आयंस के नंबर चेंज नहीं होते। ये एक रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन, एक एक ऑब्जर्वेशन देना है, ठीक है, बहुत सारे भी नहीं देने, ओवर राइटिंग भी नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफी लेंदी है, छोटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फेरस सल्फेट में मिलाते हैं तो क्या बनता है, रेडिश ब्राउन, रेड, आई होप मेरी राइटिंग आपको चल जाए, रेडिश ब्राउन कलर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो FeOH3 इज फॉर्म्ड। इसका कलर आपको पता चल गया, ये कौन से कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। इट इज insoluble in excess NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसकी आप कैसे बनाओगे, अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, बट जब तक आप इसको ढंग से नहीं करोगे, रिएक्शंस या ये सब चीजें, तब तक आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। सो अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे ये तो ठीक है, डेफिनेशन है गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो गेलुसैक्स लॉ क्या कहता है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस एक ऐसा गैस है, देखो, जिसमें बहुत सारे हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइडियल गैस मतलब वो गैस जो आइडियल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो उसी में आइडियल गैसेस के लिए ही जो बड़े अच्छे गैसेस हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आइडियल गैस के लिए होता है वेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, हमारा जो गैस मिक्सचर होगा उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो कहा गया है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो प्रेशर जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, दैट इम्प्लाइज कि प्रेशर divided by temperature is equal to constant। यही है गेलुसैक्स लॉ। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर छोड़ दोगे तो आंसर आधा रह जाएगा और नंबर भी मिलेंगे आधे ही। अब दूसरा क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी। डेंसिटी, वेपर डेंसिटी मतलब किसी भी वेपर की डेंसिटी होगी इन जनरल। तो डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस और वेपर रिलेटिव टू हाइड्रोजन। अब किसी चीज को मेजर करने के लिए हम किसी चीज को एक बनाते हैं ना रेफरेंस, कि उसके रेस्पेक्ट में कितना कम या ज्यादा। तो वेपर जो होगा, मान लो कि मैंने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा 50 डिग्री सी, और मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन के लिए भी और किसी और गैस के लिए भी। तो हाइड्रोजन का जितना वेपर का डेंसिटी होगा उसके तुलना में दूसरे गैस का कितना होगा, वो कहलाएगा उसका वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस और वेपर डेंसिटी रिलेटिव टू द हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पर हम मानते हैं कि उसके रेफरेंस में एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं लेते हैं। ये हो गया आपका वेपर डेंसिटी। अब फिर से आ गया बच्चों एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है। 1250 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन was burnt with 300 cc of ethane. You have to calculate the volume of unused oxygen and volume of carbon dioxide form. तो ये रिएक्शन है, ये है हमारा इथेन reacts with oxygen to form CO2 and water. तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो आप, कितना वॉल्यूम हमने इथेन का यूज किया है, 2 वॉल्यूम इथेन का यूज हुआ, किसके साथ, 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट क्या मिला, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 मिला, और अभी शुरू शुरू में ये नील है। तो अब यहां से हम निकाल लेंगे कि अब ये हम कह सकते हैं कि इफ 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन यानी कि C2H6 रिक्वायर्स 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन,
देखो, 2 इथेन को 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन को कितना चाहिए ऑक्सीजन? 7 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से हमारे पास दिया हुआ कितना है, 300 सीसी है, तो 300 अगर सीसी है इथेन C2H6, तो ऑक्सीजन कितना होगा 7/2 इंटू 300, यानी कि 150। तो ये क्या आ गया हमारा 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। तो एक पार्ट तो बन गया। ऑक्सीजन कितना था, ये हो गया हमारा, ये हुआ इतना ऑक्सीजन यूज हुआ है, ठीक है, और टोटल कितना था 1250। तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल माइनस यूज्ड, टोटल माइनस यूज्ड, दैट इज इक्वल टू 1250 टोटल है माइनस 1050 जो कि यूज्ड है, दैट इज इक्वल टू 200 सीसी। तो ये है अनयूज्ड ऑक्सीजन। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 2 वॉल्यूम ऑफ, ये जो इथेन है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, 4 वॉल्यूम। फिर से लिखते हैं यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 नीड्स 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी कितना प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो ये है इथेन है वो 300 है। तो पहले अगर मैं 1 वॉल्यूम का निकालूं, 1 वॉल्यूम इथेन होगा तो कितना CO2 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 300 वॉल्यूम यानी कि 300 सीसी ऑफ इथेन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 हो गया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 300 यानी कि 600 सीसी। ये है ऑफ CO2, ये है, ये वाला था ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। अब फिर से रिएक्शंस है। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला ए, आओ चले ए लिखें। कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO2 को SO3 में बदलना है। SO2 में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो बनेगा ये SO3। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है फिक्स्ड है, और ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट है, एंड द टेम्परेचर इज 450 डिग्री सी। अब बी लिखते हैं। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड। अमोनिया हमारा है NH3, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के हेल्प से, तो ये बनाएगा हमारा ना NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा बेसिकली यहाँ पर, प्लस 6H2O प्लस हीट, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो ये 4 हो जाएगा, ये 5। आपको तो करना पड़ेगा, मैं तो लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि प्लैटिनम यहाँ पर हमारा काम किस चीज़ का करेगा, कैटलिस्ट का। टेम्परेचर होगा 800 डिग्री सी। अब ये जो NO है ना, ये 2NO रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव यू 2NO2, ठीक है। अब अगर मैं इसको जो NO2 है, NO2 अब वाटर के साथ रिएक्ट करके विथ ऑक्सीजन हमें क्या देता है, HNO3। बैलेंस कर देती हूँ, 4 2, ये भी 4। तो बन गया नाइट्रिक एसिड इन 3 स्टेप्स। तो आपको ये लिखने होंगे। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस, लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था। एंड फिर से लिखना पड़ेगा, यस, N2 प्लस 3H2। बच्चों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। ये हमें देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस हीट। यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है 450 टू 500 डिग्री सी, ठीक है। प्रेशर है 200 ATM, मतलब एटमॉस्फेयर। कैटलिस्ट जो यहाँ पे यूज है वो है हमारा आयरन, ये है कैटलिस्ट। और यहाँ पे एक प्रोमोटर यूज करते हैं, मोलिब्डेनम प्रोमोटर,
MO। ये इसके कंडीशंस हैं। कई रिएक्शन में आपसे देखो, बच्चे रिएक्शन भी याद कर लेते हैं, कंडीशन भूल जाते हैं, तो ये आपको लिख लिख के बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ABC which is responsible for reaction 1 to 3। अब रिएक्शन 1 में आओ, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है ना। NaNO3 H2SO4 के साथ लेस देन 200 डिग्री सी पे रिएक्ट करके बनाता है NaHSO4 HNO3। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये एसिड जो होता है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटिलिटी को ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो बी। दूसरा है कॉपर सल्फेट 5H2O H2SO4 से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और वाटर अलग अलग कर रहा है, यानी कि ये वाटर को रिमूव कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। तो ये जो है वो सी वाला फैक्टर हो गया। अब ऑब्वियसली बच गया एक, तो नहीं भी पता होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देख लो, सल्फर जो था, अभी सल्फर है, H2SO4 के साथ मिलकर के सल्फर का ऑक्साइड बन गया, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ए। तो इस तरीके से ये मैच हो गए भाई साहब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये फिर से आपका न्यूमेरिकल पार्ट आ गया। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यू हैव बीन गिवन द डेटा। ये थोड़ा सा चार्ट बना लो क्योंकि बहुत सारा डेटा है। सबसे पहले आप एलिमेंट का नाम लिख लो, एलिमेंट। ठीक है, फिर अब उसमें आपको परसेंटेज गिवन है ना, परसेंटेज, देन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट भी आपको गिवन है। फिर निकालेंगे एटॉमिक रेशियो। फिर हमें एम्पिरिकल निकालना है तो सिंपलेस्ट रेशियो भी करना होगा, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। परसेंटेज कार्बन का कितना है 75.92, हाइड्रोजन का है 6.32 और नाइट्रोजन का है 17.76। एटॉमिक वेट कार्बन का दिया हुआ है 12, यहाँ पे गिवन है, सब कुछ गिवन है। हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का गिवन है 14। हालांकि एटॉमिक वेट्स तो आपको आने चाहिए। एटॉमिक रेशियो, अब अगर हम एटॉमिक रेशियो यहाँ पे निकालें तो देखो परसेंटेज से डिवाइड करेंगे 75.92 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपका 6.326। इसका अगर करने जाए तो 6.32, अब इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो तो 1, दैट इज 6.32। नाइट्रोजन है, उसका दिया हुआ है परसेंटेज 17.76, इसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1.268। अब सिंपलेस्ट रेशियो करो, इसका रेशियो 6.326, सबसे छोटा क्या है, ये वाला पार्ट है, डिवाइडेड बाय 1.268, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 5 आएगा। ये वाला जो है 6.32 डिवाइडेड बाय 1.268, ये वाला आपको 5 आएगा। और जो 1.268 है, इसको सबसे सिंपलेस्ट छोटा यही है, तो इट इज इक्वल टू 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C5, क्योंकि कार्बन के यहाँ पे 5 आ गया, हाइड्रोजन का 1 आ गया और नाइट्रोजन का 1, सॉरी हाइड्रोजन का 5, नाइट्रोजन का 1, C5H5 और N। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, तो यू हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन डेटा। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू वेपर, देखो यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है, राइट, तो अब उसको वेट यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी इज गिवन टू बी 39.5, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें n नहीं पता कितने टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर होगा, 2 इंटू C2H5N। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 39.5 इज इक्वल टू n इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 है, तो सॉरी ये 5 है बच्चों, 5, तो 12 इंटू 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 5 प्लस नाइट्रोजन का 14, इधर LHS में क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 79।
RHS में क्या होगा, n इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो 79। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1। 79 डिवाइडेड बाई 71, इसका मतलब जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। सो इट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H5N, यानी कि जो एम्पिरिकल था वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। बट यू हैव टू शो दिस, 2 नंबर का है उस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेटिव है। ओके, ये छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा नहीं है। पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो कंपाउंड है इसका ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये है एल्डिहाइड, ये है मिथेनल। आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा है हमारा ये बी में लिखूं तो C2H5COOH, ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बच्चों ये COOH ग्रुप। ठीक है, अब फिर से रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आपके आ गए जो ज्यादातर बच्चों को काफी बोरिंग लगते हैं। ओके, अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट मतलब कॉपर की वैलेंसी 2, तो CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 में आती है। यूजिंग प्लैटिनम, यहाँ पे प्लैटिनम यूज करना है एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एज एनोड। स्टेट व्हाट यू ऑब्जर्व एट कैथोड, आपने कैथोड पे क्या ऑब्जर्व किया। कॉपर सल्फेट बच्चों यहाँ पर जनरली कैथोड पे क्या आता है, आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल बनाते हैं। तो कॉपर आयन जो होगा यहाँ पर Cu2 प्लस आयंस, दैट इज discharged to form neutral atom which is copper। कौन सा होगा, रेडिश ब्राउन कॉपर। ऑब्वियसली कैथोड पे हमेशा जो होता है बच्चों वो मेटल का ही डिपोजिशन होता है। स्टेट द चेंज नोटिस्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर क्या हो गया, द ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का था ना, द ब्लू कलर ऑफ Cu2 प्लस आयन इन इलेक्ट्रोलाइट फेड्स, थोड़ा सा फेड हो जाता है। सी, राइट द रिएक्शन। आपको कैथोड पे हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन। यहाँ पे अगर आयन Cu2 प्लस है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मेटल एटम बनने के लिए, तो ये कॉपर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस अगर आपको पूरे प्रोसेस पता है तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 3 नंबर का है और आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए एक आएगा तभी दूसरा भी आप बना पाओगे। नाउ अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी है, चूज द आंसर फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पे आपसे बेसिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है। याद रखो मेटल ऑक्साइड सर बेसिक ही नहीं, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। एन ऑक्साइड विच इज एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, कार्बन एक नॉन मेटल है, CO2। अब पूछ रहा है आपसे कि एन अल्कली मतलब ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, तो ये NaOH जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो इसलिए इसको हम अल्कली भी कहते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जिस कंपाउंड का हमें डॉट स्ट्रक्चर लिखना है उसमें हर एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम दर्शाते हैं। अब ऑक्सीजन है हमारा और 3 हाइड्रोजन है। तो आप कैसे दिखा सकते हो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन का एक रहा लोन पेयर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एक्स ऑक्सीजन के डॉट से। ठीक है, अब एक और जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ये डोनेट कर दे रहा है दूसरे हाइड्रोजन को।
दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कल वाले वीडियो में हमने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हियर यू हैव अ प्लस साइन। दिस इज योर H3O प्लस आयन। अब आते हैं मिथेन पे। मिथेन में कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1 2 3 4। ड्रॉ कर लिए। 4 हाइड्रोजन भी हैं, तो पहले चारों एटम्स को लिख दो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाते हैं टू मेक अ डिफरेंस, बस दिखने में थोड़ा क्लैरिटी होगा। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग as directed: sodium carbonate and sodium sulfate by using dilute HCl। यानी कि आपको सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट दोनों के रिएक्शन को दिखाना पड़ेगा ना HCl के साथ। सोडियम कार्बोनेट यानी कि फॉर्मूला तो आना ही चाहिए बच्चों, Na2CO3 प्लस 2HCl। HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ये देगा 2NaCl प्लस, यानी कि नमक जो हम खाते हैं वो, प्लस वाटर प्लस CO2, ये गैस है। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाओ, Na2SO4 प्लस 2HCl, ये भी देगा नमक, टाटा संपन्न, प्लस वाटर प्लस, बस एक गैस चेंज हो गया, CO2 के बदले यहाँ पर SO2 हो गया। ठीक है, ये है सोडियम सल्फेट, राइट। ये रिएक्शन मैंने क्यों करवाया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम, सॉरी ये वाला, सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। तो सोडियम सल्फेट यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस SO2। ओके वेट अ सेकेंड, ये है सोडियम, एक्चुअली अगर सोडियम सल्फेट का कराओगे तो मैं बताती हूँ क्या होगा। ये है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फेट का अगर एक्चुअल रिएक्शन कराओगे तो वो नहीं होता। Na2SO4 को जब HCl से रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए बेसिकली ये वाला रिएक्शन हम दिखाते हैं। अब बी में आओ, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम सल्फेट का पहले तो फॉर्मूला जान लो, NH4 बच्चे फॉर्मूला में फंसते हैं, इसलिए आप सोचो कि मैम एक ही बात क्यों बार बार बोलती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे फॉर्मूला ही गलत लिख लेते हैं, तो फिर बैलेंस भी करोगे तो गलत ही कर दोगे। दैट इज वाई अभी स्टार्टिंग है सिलेबस का, फॉर्मूला पे कमांड करो। The product will be calcium sulfate plus water H2O plus 2 molecules of ammonia। अब आपको दूसरा रिएक्शन लिखना है, you have to write sodium Na2SO4 plus CaOH whole twice plus is equal to, यानी कि अभी देगा क्या, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2NaOH। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नेम द पार्टिकल प्रेजेंट इन, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे ना, फ्री मोबाइल आयंस, राइट। जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहां पर आयंस तो होंगे ही, एज वेल एज मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे। अब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स है, ओनली मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा तब तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 17। देख लो X है, एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 287। ठीक है, अब इसके सवाल पे चलते हैं। स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। अब देखो ग्रुप के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, यानी कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा बच्चों? ग्रुप 17, यानी कि ये हैलोजन है। पीरियड कैसे काउंट करते हैं? K हुआ एक पीरियड,
एल हुआ एक और तीसरा हो गया एम, यानी कि 3 पीरियड हो गए। तो पीरियड नंबर क्या हो गया बच्चों? पीरियड नंबर 3। अब पूछ रहा है इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ये क्या है, बताओ मुझे। ए था ये, अब मुझे बी बताओ। ये मेटल लग रहा है आपको या नॉन मेटल लग रहा है? ये एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये प्योरली क्या है? नॉन मेटल है, राइट। मेटल लेफ्ट में होते हैं, राइट वाले नॉन मेटल। सी, राइट द फॉर्मूला बिटवीन हाइड्रोजन एंड एक्स। एक्स से हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला लिखने के लिए जो तरीका होता है, दोनों ही एलिमेंट को पहले लिखूं। तो लिख देती हूँ हाइड्रोजन और हेलोजन। अब इसकी वैलेंसी लिखो, हाइड्रोजन की 1 और इसकी -1, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। H1 X1 हो गया, तो 1 को क्या लिखें? तो दैट इज इक्वल टू HX। तो ये है फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख लो, HCl, HBr, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सब क्या है? हेलोजन वाले ग्रुप है। और ये इनके फॉर्मूलाज हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ये थे बच्चों आपके सारे सवाल, जिनके जवाब हमने लिख लिए हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट्स आपको मिलते रहे। सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और फर्दर फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो इसीलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।